हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी टेक विद 309 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक के लिए हमने पाइथन की अच्छी खासी सीरीज स्टार्ट की है। पाइथन फॉर द बिगिनर्स के लिए हमने उसमें जाना पाइथन का कोड कैसे लिखते हैं। उसके अंदर हमने जाना कि वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम राइट कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फॉर लूप वाइल लूप का कैसे यूज करके हम अपने कोड को लूप थ्रू रन करवा सकते हैं और अपने कोड को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे पाइथन के कंट्रोल फ्लो के बारे में ही। एक नया टॉपिक, पाइथन का फंक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रू दी एंटायर पाइथन सीरीज के लिए। सो गाइस, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और आपको अच्छे से समझ आए। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं पाइथन की फंक्शंस के बारे में। तो लेट मी गेट यू टू दी स्क्रीन। सो गाइस, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आज हम बात करेंगे पाइथन के फंक्शंस के बारे में। तो क्विकली शुरू करते हैं उसकी डेफिनेशन से। तो पाइथन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट हेल्प्स टू organize the code, makes it more readable and allow us to avoid repetitions। जनरली क्या होता है गाइस कि फंक्शंस हम लिखते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन कोड लिख लेते हैं। फंक्शंस यानी कि उसके अंदर का कोड होता है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करता है। तो वो स्पेसिफिक टास्क हमें बार बार ना करना पड़े और सिंपली हम उसके अंदर की जो चेंजिंग वैल्यू होती है वही चेंज कर देते हैं। तो उस कोड का रिपीटेशन हमें करना नहीं पड़ता है। सिंपली हम उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे ताकि वो ऑर्गेनाइज वे में अपनी। तो अब आते हैं इन फंक्शंस, पैरामीटर्स आर द इनपुट टू द फंक्शंस एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। मतलब क्या गाइस कि हमें फंक्शंस बनाने हैं, उसमें पैरामीटर हमें वैल्यू भी एंटर करवानी होती है। ऑप्शनल रहता है, कोई फंक्शंस में हमें वैल्यू नहीं चाहिए एंटर करवानी होती है तो हम बेसिकली वो फंक्शंस में अंदर पैरामीटर नहीं डालते। और फंक्शंस के अंदर हमने पैरामीटर डाल दिए। डेफिनेशंस मतलब ये तो समझ में आया कि अब उस पैरामीटर को हमें यूज करना होता है। ये बेसिकली क्या करता है, उस पैरामीटर को हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यूज देनी पड़ती है ताकि वो इन फंक्शंस, पैरामीटर्स आर द इनपुट टू द फंक्शंस एंड द रिटर्न वैल्यू इज द आउटपुट। क्या होता है गाइस कि फंक्शंस के हमें अंदर फंक्शंस कितने मेन टाइप के होते हैं, लाइक विदाउट पैरामीटर एंड पैरामीटर्स। सो विदाउट पैरामीटर में क्या आएगा गाइस कि हमें कुछ कुछ ऐसे फंक्शन है कि यहाँ वहाँ पे हमें पैरामीटर मतलब कि यूजर से इनपुट फंक्शंस में नहीं डलवाने हैं, कोई वैल्यू हमें इनपुट में नहीं चाहिए तो हम विदाउट पैरामीटर उस फंक्शंस को लिख देंगे। और विथ पैरामीटर में क्या आएगा कि हमें चाहिएगा चाहिए होता है इनपुट में कोई भी वैल्यू चाहिए रहती है तो हम उसको फंक्शंस के डेफिनेशंस में लिख देते हैं। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जब हमें फंक्शंस रन करना होता है तब जो हमने पैरामीटर लिया था उसकी एक्चुअल डेटा, एक्चुअल वैल्यू हमें पास करवानी होती है जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तब। तो ये सिंपली हमने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स देख ली। अब उसका एग्जांपल देखेंगे कि लाइक दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शंस। हमें डीईएफ लिखना होता है और फंक्शंस का नेम लिखना होता है और पैरेंथेसिस में पैरामीटर लिखने होते हैं। और उसके अंदर इंडेंटेशंस में आएगी उसकी फंक्शंस की बॉडी, मतलब कि ऑर्गेनाइज कोड आएगा और रिटर्न में हम उसका रिजल्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। फिर फंक्शंस को कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस फंक्शंस का नेम लिखना होता है, इस फंक्शंस के बाहर कॉल करवाना रहता है। तो विदाउट इंडेंटेशंस हमें फंक्शंस का नेम और उसके अंदर की आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें कि डिफ ग्रीट नाम का हमने फंक्शन नेम ले लिया है और नेम उसका पैरामीटर है। और इंडेंटेशंस में हमने क्या किया है कि हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट पास करवा रहे हैं यूजिंग दी फॉर्मेट स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग्स के साथ। यहाँ पे नेम हमने प्लेस होल्डर में डाल दिया। अब कॉलिंग दी फंक्शंस में क्या करेंगे, हम सिंपली फंक्शंस का नेम लिख देंगे और उसके अंदर नेम के अंदर की जो एक्चुअल डेटा हमने पास करवाना है वो डाल देंगे। तो एलिस नाम का हमने डेटा डाल दिया है तो हमारा आउटपुट ये आर्ग्यूमेंट
सीधे जाएगी पैरामीटर में, और यहाँ पे जहां जहां भी नेम लिखा है वहां पे ये एलाइस परफॉर्म हो जाएगी। तब क्या करेगी, ये प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, एलिस आ जाएगा, और सिंपली रिजल्ट में हमें आउटपुट में हेलो एलाइस ये फंक्शन हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद आती है, यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शंस को प्रिंट करवाया। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू ही चाहिए रहती है, तब हम रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से हम डायरेक्ट हम फंक्शंस को रिटर्न वैल्यू में पास करवा सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है गाइस, फंक्शंस कैन आल्सो रन्स रिटर्न वैल्यू, हमने समझ लिया, अलाउिंग यू टू यूज देयर रिजल्ट इन द कोड ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ योर कोड। मतलब कि हम इस रिटर्न वैल्यू को किसी और जगह पर भी हमें स्टोर करवाना होता है कुछ वैल्यू, तब हम डायरेक्टली उसे रिटर्न वैल्यू में स्टोर करवाते हैं। तो ये हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि फंक्शंस हमने बना लिया है एक एडो नाम का, वहाँ पे दो पैरामीटर ले लिया है ए और बी। एड नाम का फंक्शंस है और उसमें ए और बी पैरामीटर है, तो ये डायरेक्टली सिंपली रिटर्न क्या करवाएगा कि ए प्लस बी ऑपरेशंस यह रिटर्न करवाएगा। तो कॉल करते हैं पहले। अब इस कॉल को हम यूज भी कर सकते हैं थ्रू दी वेरिएबल, मतलब कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अलाउिंग टू यूज दैट रिजल्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ कोड, हम अदर पार्ट्स के कोड में भी उसका यूज थ्रू दी स्टोर करके हम उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, यहाँ से भी रिजल्ट का हम रिजल्ट में कुछ ऐड करना है तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना होता है तो हम रिजल्ट थ्रू कर सकते हैं। सो ये 532 आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करवा दिए ए और बी में, और ये सिंपली रन होगा, ए और बी का सम आ जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और प्रिंट रिजल्ट हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट 5 + 3 8 आ जाएगा। इस तरह से हम रिटर्न वैल्यू भी करवा सकते हैं विथ इन दी फंक्शन। अब आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अभी कई जगह क्या होता है कि डिफॉल्ट में रखना चाहते हैं कि यूजर अगर ना करे, आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करे, तो भी वो सिंपली हमारा कोड फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तब हम डिफॉल्ट पैरामीटर के यूज से हमारा कोड फंक्शन रन कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप डेफिनेशन में भी ऐसा ही लिखा है कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर्स, मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू में पैरामीटर स्टोर होता है, which will be used if no arguments are provided। आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं तब भी ये कोड डिफॉल्ट पैरामीटर वाला कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि डिफ ग्रीट यूजर और पैरामीटर में नेम इक्वल्स टू गेस्ट, हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है और प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट एफ हेलो द नेम। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ आर्ग्यूमेंट पास ना करें तब क्या होगा, तब ये सिंपली जाएगा यहाँ पर और ये गेस्ट नेम को ले लेगा और सिंपली ये स्टेटमेंट गेस्ट थ्रू यहाँ पे रन हो जाएगी। और हमने यहाँ पे क्या किया, और दूसरा फंक्शंस कॉल करवाया है, वहाँ पे हमने पैरामीटर का नेम बॉब दे दिया है, तो ये सिंपल यहाँ पे जाएगा, नेम के अंदर वाली वैल्यू में यहाँ पे बॉब आ जाएगा, यहाँ पे बॉब आ जाएगा, तो ये प्रिंट वैल्यू में हेलो बॉब प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू भी ले सकते हैं, विदाउट दी वैल्यू हम डिफॉल्ट पैरामीटर के यूज से हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी पास करवा सकते हैं। तो ये हमने डिफॉल्ट पैरामीटर देख लिया। अब आते हैं कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट में। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्वाग्स, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली ये क्या है गाइस कि कई जगह हमें डायरेक्टली हमारे पास पैरामीटर्स तो होते हैं, पाइथन अलाउज यू टू पास द आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग द पैरामीटर्स नेम्स कोड्स कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट विच टेक्स अप योर कोड मोर रीडेबल। मतलब कि ये पाइथन अलाउज करता है टू पास आर्ग्यूमेंट यूजिंग द पैरामीटर नेम्स। तो ये हमारा पैरामीटर नेम है और ये रहा नेम, और यहाँ पे हम डायरेक्टली उसकी आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू भी हम दे सकते हैं। तो एग्जांपल थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने डिस्प्ले इन्फो वहाँ पे दो पैरामीटर लिए हैं, नेम एज, और सिंपली प्रिंट करते हैं नेम के अंदर नेम और एज के अंदर एज, हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज करें, हम सिंपली पैरामीटर का नेम डाल देंगे और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू के साथ हम दे देंगे। ये रहा उसका की सिंटेक्स कि हमने हमारी जो भी की है, मतलब कि जो भी पैरामीटर है और उसकी
वैल्यू हमें दे देनी है। यहाँ पे हमें कुछ भी ऑर्डर वैसा फॉलो नहीं करना कि हमने पहले नेम लिखा था तो हमारा वैल्यू पहले नेम ही आएगा, हमने यहाँ पे दे दी। सेकंड में यूज किया है तो आप देख सकते हैं आगे एज आया, बिकॉज ऑफ इट इज अ कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, हमने की वैल्यू असाइन कर दी है तो इसका ऑर्डर हम इसका ऑर्डर से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया कि किसे हम कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं थ्रू दी टू दी हमारा कोड और रीडेबल अच्छा रहे उसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे उसके अलावा आता है आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट। आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि हमें कई टाइम ऐसा क्या होता है कि हमने सिंपली फंक्शन बना दिया लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि उस फंक्शंस में हमें कितने चाहिए रहते हैं। तो तब क्या करता है गाइस कि आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि वो सिंपली स्टार साइन के यूज से उस जितने भी वेरिएबल होंगे, जितनी भी हमारी आर्ग्यूमेंट होगी, वो का जितना भी वेरिएबल नंबर्स होगा वो सिंपली आर्ग्यूमेंट में पास हो जाएगा। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने diff एड नंबर्स नाम का फंक्शंस बना दिया है। वहां पे हमने क्या किया है कि स्टार दे दिया है और आर्ग्स लिख दिया है, मतलब कि इसके पास हमारे पास कितना पैरामीटर्स आएगा ये हमें पता नहीं। और सिंपली यहाँ पे क्या कर रहेगा कि सम नाम का एक फंक्शन होता है, ये क्रिएट किया और रिटर्न करेगा सम को आर्ग्यूमेंट्स में। ये सारी वैल्यू सम के अंदर जाएगी और सिंपली सम फंक्शन रन हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, सम में सारी वैल्यू प्लस होके प्रिंट हो जाएगी। अब आते हैं आर्बिटरी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। Quarks allow you to passing the variable number of keywords argument to the functions, मतलब कि ये पास करता है वेरिएबल नेम ऑफ कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट को टू दी फंक्शंस में। हमने यहाँ पे क्या किया कि कितने भी आर्बिटरी में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल नेम हमारा आर्ग्यूमेंट में हो वो सारा फंक्शंस में एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जितनी भी हमारे वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, जो भी हमने कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट मतलब कि की वैल्यू पेयर में यहाँ पे देखा, वो सारी की सारी वैल्यू जितनी भी हो वो रन फंक्शंस में एक्सेप्ट कर देनी चाहिए। तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया कि प्रिंट डिटेल्स नाम का एक फंक्शंस बना दिया और वहाँ पे हमने सिंपली ये साइन का यूज किया कि डबल स्टार और क्वार्क्स लिख दिया फंक्शंस के पैरेंथेसिस में और की फोर लूप चला दी कि फोर की वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स। ये हम पहले भी फोर लूप के एग्जांपल में हम देख चुके हैं। आप अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे क्या करेगा कि वो सारी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो इस फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करता है, यहाँ पे कॉल हो जाएगा प्रिंट डिटेल्स और यहाँ पे हम जितने भी की वैल्यूज हम पास करें वो सारी इसमें प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे नेम इक्वल्स टू एलाइस, एज इक्वल्स टू ये सारी की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगी। हमने यहाँ पे नेम ले लिया है, एज लिया है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स पास करवा सकते हैं कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट यूजिंग दी क्वार्क्स। तो अब आते हैं फंक्शंस के स्कोप के बारे में बात करते हैं। स्कोप क्या होता है कि बेसिकली वो वेरिएबल्स फंक्शंस में कितनी वेरिएबल की एक्सेस कर सकता है, कितना वेरिएबल्स का कोड मतलब कि वेरिएबल्स का जो भी पार्ट होता है वो एक्सेस कर सकता है। तो आउटसाइड बॉडी आउटसाइड दी फंक्शंस कितना होता है ये सब हम जानेंगे इन स्कोप में। तो ये हम सिंपली जो भी कोड लिखते हैं वो बिल्ट इन स्कोप में ही आता है। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्ट इन स्कोप में आता है। पहले हम ग्लोबल स्कोप के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि ग्लोबल स्कोप के लिए वो मेन बॉडी रहती है पाइथन की और जितनी भी हमारी मेन बॉडी ये मेन बॉडी जितना भी हमारे इसमें लिखेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। तो ये हमारा y इक्वल्स टू 20 ग्लोबल वेरिएबल है। हम ये y इक्वल्स टू 20 हम फंक्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लोकल स्कोप में भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस भी यहाँ पे पास करवा सकते हैं। और लोकल स्कोप में क्या होता है गाइस कि लोकल स्कोप एक विथ इन दी पर्टिकुलर फंक्शंस मतलब कि पर्टिकुलर बॉडी में ही वो एक्सेस होता है, उतना उसके अंदर का जितना भी कोड होता है वो। तो ये लोकल वेरिएबल x है हमारे पास, लाइक ये फंक्शंस के अंदर लोकल वेरिएबल x है इक्वल्स टू 10 है। तो वो क्या होगा, वो x इक्वल टू 10 हमारा इतना ही स्कोप में वो ये फंक्शंस के अंदर ही वो x इक्वल टू 10 लेगा। अगर हम फंक्शंस के बाहर लिख दे यहाँ पे नीचे कि x इक्वल्स टू 20 तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शंस में पहले फंक्शंस की
अंदर जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि x, या अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू नहीं होती तो ये आउटर स्कोप में जाएगा, ग्लोबल स्कोप में, और यहाँ पे ढूंढेगा कि x इक्वल्स टू कोई वैल्यू है कि नहीं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। अगर यहाँ पे x y, हम y लिया है तो यहाँ पे हम x कर देंगे और यहाँ का हटा देंगे। अगर ये हट गया तो ये सिंपली फंक्शंस क्या करेगा, उसके अंदर चेक करेगा कि हमारे पास x की वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए ये चेक करेगा कि हमारे पास x की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये 20 यहाँ पे आ जाए। पर अगर हमें इस 10 को फंक्शंस के बाहर है, यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन हो वो ग्लोबल स्कोप में प्रिंट करवाना हो, तो हम सिंपली डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं होगा। ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप में जा सकता है लेकिन लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप में एक्सेस नहीं कर सकता। और ये बिल्ट इन स्कोप, ये यहाँ पे इतना पार्ट हम इनक्लोजर स्कोप भी बोल सकते हैं गाइस। फिर आता है लेमड़ा फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो लेमड़ा फंक्शंस क्या होता है, इट इज लाइक बेनामी फंक्शंस, कुछ नाम नहीं होता। हम सिंपली भी हमें शॉर्ट ऑपरेशंस यानी कि शॉर्ट फंक्शंस बनाने होते हैं, छोटे छोटे सिंपल टाइप के, तब हम लेमड़ा फंक्शंस का यूज करते हैं। तो डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। लेमड़ा फंक्शंस इन द पाइथन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन दैट डिफाइंड यूजिंग द लेमड़ा कीवर्ड। लेमड़ा कीवर्ड की मदद से हम ये लेमड़ा फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट ओनली दी वन एक्सप्रेशंस। आर्ग्यूमेंट्स हमें जितनी भी लेनी है उतनी ले सकते हैं, और लेकिन ऑपरेशंस यानी कि एक्सप्रेशंस हम वन ही कर सकते हैं। लाइक इन सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि लेमड़ा लिख लिया है और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स ले ली है और कॉलन के अंदर हमने एक्सप्रेशन दे दी है। और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्क्वायर नाम का हमने वेरिएबल ले लिया है और उसके अंदर लेमड़ा, ये हमने x आर्ग्यूमेंट ले ली है और यहाँ पे हमने सिंपल एक एक्सप्रेशन बना दिया है कि x इंटू एक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम इतनी भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जितनी लेनी है उतनी हम ले सकते हैं और यहाँ पे हम सिंपली उसका एक एक्सप्रेशन हम डाल सकते हैं ताकि वो आर्ग्यूमेंट्स को वो रन कर सके। हमने 4 वैल्यू दे दी है एक्स की, तो ये सिंपली जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रन करेगा। 4 मल्टीप्लाइज 4 मतलब कि 16 हमारे आउटपुट आ गया है। तो ये हमने बहुत ही आसानी से लेमड़ा फंक्शन सीख लिया। लेमड़ा फिर से एक बार देख सकते हैं गाइस कि हमने क्या किया कि स्क्वायर नाम का एक हमने वेरिएबल ले लिया और उसमें लेमड़ा सिंटेक्स लिख लिया और हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स दे दी x और एक्सप्रेशन दे दिया x इंटू एक्स। और सिंपली कॉल करवाने के लिए क्या किया कि प्रिंट स्क्वायर के अंदर पैरेंथेसिस दे दी और हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दिए x की। तो ये सिंपली रिजल्ट आ गया। अब बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस की। A functions that accept another functions as an argument or returns the functions is called higher order। मतलब अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, कभी कभी हमें एक फंक्शंस के अंदर दूसरे फंक्शंस की भी हेल्प चाहिए होती है जो हमने बनाए होते हैं। तो कोडर्स क्या करेंगे कि सिंपल हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज करके वो सारी दूसरी बार वो कोड नहीं लिखेंगे, वो फंक्शंस उसमें नहीं लिखेंगे और उसको वो लंबा कोड नहीं बनाना होता है। तो वो स्मार्ट वे में क्या करता है कि वो हायर ऑर्डर का फंक्शंस जो भी होता है उसके अंदर वो जो भी फंक्शंस उसको यूज करना है वो सिंपली उसको आर्ग्यूमेंट थ्रू पास करवा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना एग्जांपल कि डिफ अप्लाई फंक्शंस नाम का एक हायर फंक्शंस है या हमारा, और यहाँ पे क्या किया है उसने फंक लिख दिया है और वैल्यू लिख दी है। दो पैरामीटर अभी के लिए ले लिए है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि रिटर्न फंक, अब फंक के अंदर हमने ये फंक बनाया है, फंक के अंदर हमने फंक बनाया है, फंक कीवर्ड यूज किया है ताकि हम उसके वैल्यू और फंक ऐड करवा सके। तो ये हायर ऑर्डर फंक्शंस में क्या करेगा, अप्लाई फंक्शंस फंक और वैल्यू। तो यहाँ पे ये फंक रिटर्न करेगा, फंक के साथ जो भी फंक्शंस हमारा होगा वो नेम आ जाएगा, फंक्शंस वो रन होगा और उसके अंदर ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी। तो सिंपली हम अप्लाई फंक्शंस का प्रिंट करवाते हैं। अप्लाई फंक्शंस ये नहीं लिखना होता है तो डायरेक्ट हम कुछ वेरिएबल बना देते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट ही प्रिंट स्टेटमेंट पास करवा दी है और वहाँ पे ये फंक्शंस को कॉल करवा दिया है।
तो अप्लाई फंक्शंस के अंदर हम फंक्शंस लिख देते हैं। तो ये हमारा लेमड़ा फंक्शंस यहाँ पे हमने ले लिया है। कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेमड़ा फंक्शंस के अलावा कुछ फंक्शंस आपने बनाए होंगे उसका भी हम डायरेक्ट कॉल करवा सकते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम पास करवा सकते हैं। लाइक हमने नेम फंक्शंस कैसे बनाया था, तो यहाँ पे हम सिंपली नेम फंक्शंस के ऑपरेशंस लिख सकते हैं और डायरेक्ट नेम की आर्ग्यूमेंट्स हम पास करवा सकते हैं जो भी नाम लेना है। तो ये हम बड़ी आसानी से हायर ऑर्डर फंक्शंस भी सीख लिए। तो अब बात करेंगे पाइथन के डेकोरेटर्स की बात। तो लेट मी, हाँ, तो डेकोरेटर्स क्या होता है? डेकोरेटर्स आर दी पावरफुल वे टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ योर फंक्शन विदाउट चेंजिंग द कोड। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें फंक्शंस के अंदर चेंज नहीं करना, लेकिन फंक्शन से पहले या उसके बाद हमें कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, कुछ हमें कुछ दूसरा कुछ भी हम फंक्शंस के अंदर ऐड चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम डेकोरेटर्स का यूज करेंगे। तो डेफिनेशंस आपने पढ़ ली, अब आते हैं उसके एग्जाम्पल पे। तो बेसिकली डेफिनेशंस में क्या आप समझे कि हमें हमारा फंक्शंस को कुछ भी चेंज नहीं करवाना है, लेकिन उसकी चेंज करवानी होती है। तब क्या करेंगे गाइस? तो आप सिंपली एग्जांपल थ्रू देख सकते हैं कि ये हमें हमें क्या, हमारे पास एक ओरिजिनल नाम का एक फंक्शंस हमने ले लिया है, ये हमारा फंक्शन। अब इसमें क्या है गाइस कि हम उसके ऊपर उसको रेपर फंक्शंस में डाल दिए और यहाँ पे हमने बिफोर दी फंक्शंस एग्जीक्यूशन ये प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे भी कुछ हम बिहेवियर उसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम ऑपरेशंस करवा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ भी ऑपरेशंस हम पास करवा सकते हैं और ये सिंपली यहाँ पे उस ये फंक्शंस को रिटर्न करवा। अब इस फंक्शंस को रन करने के लिए हमने और एक फंक्शंस बना दिया और सिंपली उसको आर्ग्यूमेंट में ले लिया। तो अब ये फंक्शंस तो हमने बना दी। अब ये फंक्शंस कहाँ यूज करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये हेलो फंक्शंस है तो यहाँ पे हम सिंपली उसके ऊपर की लाइन में @ डाल के जो भी फंक्शंस का नेम है वो राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो अब ये हेलो क्या हो जाएगा, ये फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शंस तो रन होगा, हेलो ये प्रिंट तो करवा गया, पर लेकिन उसके पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब आते हैं रिकर्जन पे। Recursion is when a function calls itself to solve a problem, typically break down into the smaller sub problems। इसका मतलब क्या हुआ, रिकर्जन जब हमें फंक्शंस को ही फंक्शंस के अंदर यूज करना होता है। लाइक फैक्टोरियल हमारा प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम उसी फंक्शंस को यूज करके उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि उस फंक्शंस के अंदर ही उसके फंक्शंस की आर्ग्यूमेंट हम चेंज कर देंगे, आर्ग्यूमेंट की नंबर चेंज होती रहती है लेकिन वो फंक्शंस वही रहता है। तो उसमें हम रिकर्जन थ्रू कोड को और स्मॉल पार्ट में बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टोरियल फाइंड किया था थ्रू दी व्हाइल लूप की, तो ये उसका भी कोड हम, तो गाइस हमने व्हाइल लूप में क्या किया था कि फैक्टोरियल नंबर हमने इनपुट ले लिया और यूजर से इनपुट ले लिया और हमने रिजल्ट में 1 वैल्यू दे दी ताकि हम उसको मल्टीप्लाई कर सके। जितना भी हम फैक्टोरियल नंबर, बेसिकली क्या होता है कि अगर 4 का फैक्टोरियल चाहिए रहेगा, फैक्टोरियल हम ऐसे साइन देते थे, तो ये क्या करेगा बेसिकली, वो 3 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा 2 का फैक्टोरियल से, फिर 1 का करेगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस ये ही रहेगा और सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हम रिकर्जन थ्रू कर सकते हैं। तो ये हम सिंपली हमने भी यहाँ पे यही किया कि डिक्रीमेंट करवा दिया सारा नंबर व्हाइल लूप में। तो यूज क्या कर सकते थे, आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक डिफ नाम का, फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शंस बना दिया। वहाँ पे हमने फंक्शंस की जो भी हमें वैल्यू चाहिए यूजिंग हमने पैरामीटर में n वैल्यू दे दी है। तो ये क्या करेगा गाइस कि इफ हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, तो ये सिर्फ हमने कंडीशन थ्रू n, इफ n इक्वल्स टू 1 आया तो रिटर्न में हमें 1 करवा देना है ताकि हमें 1 का फैक्टोरियल मिल जाए। अगर 1 इसके अलावा कंडीशंस हुई तो क्या करेगा, हमें इस 1 के अलावा अगर होगा तो हमें क्या, वो रिपीटेडली ये फंक्शंस को ही हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस फंक्शंस को, रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल को उसकी n-1 वैल्यू के साथ। अगर 4 का चाहिए तो पहले 3 का लेके आओ, अगर 3 का चाहिए तो पहले 2 का लेके आओ, और 2 का चाहिए तो पहले 1 का लेके आओ। तो यही हमने सिंपली करवा दिया है और उसका
ये मल्टीप्लाई करवा दिया है यहाँ पे सिंपल। तो ये क्या करेगा, अगर n की वैल्यू अभी 4 का हमने 4 ली, तो यहाँ पे चेक करेगा 1 है नहीं है, तो सिंपली एल्स कंडीशन में जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो ये फिर से जाएगा यहाँ पे फंक्शंस में और 3 का निकालेगा, 3 भी नहीं है तो 2 का जाएगा, 2 का निकालेगा। लेकिन हमें 2 का निकालने के लिए, 2 को रन होने के लिए वो 1 वैल्यू लेगा, तो 1 का हमें पता है कि 1 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपली रिजल्ट आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमें सिंपली 2 फैक्टोरियल का मिल गया है 2। फिर आएगा 3 वैल्यू लेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 का हमें पता है कि ये 1 निकल जाएगा और 2 वैल्यू आ जाएगी ये 2 फैक्टोरियल की, तो ये 3 इंटू, तो ये क्या करेगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल निकालेगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो सिंपली ये 6 हो जाएगा। अब उसके बाद आती है 4 की बारी, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारे पास है ही 3 का फैक्टोरियल 6, तो ये 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू ये हमारी 4 वैल्यू, तो 3 का फैक्टोरियल क्या है 6 और ये 4, 24 हमारा 4 का, तो यहाँ पे 5, हमने यहाँ पे 5 लिया है, तो क्या करेगा 4 की वैल्यू 5 कर देगा, अब n की वैल्यू 5 कर देगा और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा n, मतलब कि हमारा 5, और वो कैलकुलेट हो जाएगा 4 के फैक्टोरियल से, तो 4 का फैक्टोरियल क्या है 24, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, तो हमारा 120 आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या है 5 इंटू 24, तो आंसर 120, हमने 120 हमारा रिजल्ट थ्रू दी रिकरेशन 120 आ गया है। यस, हमने रिकर्जन भी पार्ट पूरा कर लिया, हमने रिकर्जन का एग्जांपल देख लिया। तो ये सारी चीज आती है पाइथन के फंक्शंस के अंदर। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने सीखा पाइथन का फंक्शंस कैसे लिखते हैं, ये हमने सीखा कि फंक्शंस क्या होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस क्या है, मतलब कि बेसिकली फंक्शंस होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस वैल्यूज को ऐड करके उसका यूज कर सकते, इतना ही याद रखना। फिर उसके अंदर पैरामीटर आता है, पैरामीटर को हम फंक्शंस के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिखते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, वो एक्चुअल डेटा हमें फंक्शंस कॉल होता है तब पास करवानी रहती है। फिर रिटर्न स्टेटमेंट में हमने देखा कि हम कैसे रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर करवा के हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर्स में देखा कि हम फंक्शंस के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर लेके हम फंक्शंस को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ताकि वो बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी वो फंक्शंस में एक डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। फिर हमने देखा कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, क्वार्क्स कहते हैं इसे शॉर्ट में। क्वार्क्स क्या करते हैं, बेसिकली वो अपने कोड में उसकी पैरामीटर्स की वैल्यू हम दे सकते हैं उसमें बिना कुछ ऑर्डर के, कि पैरामीटर में हमने पहले जो भी वैल्यू दी है पैरामीटर का नेम, वो आर्ग्यूमेंट्स में हम कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं यूजिंग दी की वैल्यू सिंटेक्स। फिर आता है आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स में क्या हमने देखा कि हम जब हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी आर्ग्यूमेंट्स फंक्शंस में रखनी होती है, तब क्या होता है हम सिंपली आर्क्स स्टार्स एंड, तो तब हम सिंपली आर्क्स कीवर्ड्स का यूज करके हम उसको पैरामीटर में फंक्शंस के पैरामीटर में हम उसको दे सकते हैं, और हमें जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स पास करवानी है वो फंक्शंस कॉल करते टाइम दे देनी है। उसके बाद हमने देखा आर्बिटरी कीवर्ड्स, मतलब यहाँ पे हमने सिंपली डायरेक्टली वैल्यू ही पास करवा दी। कई जगह हमें पैरामीटर के साथ पैरामीटर भी पास करवाना होता है और उसका आर्ग्यूमेंट्स भी पास करवानी होती है, ये हमारे कीवर्ड्स की वैल्यू पर भी हमें। तो इसमें क्या होता है गाइस कि डायरेक्ट कभी कभी हमें फंक्शंस के अंदर की वैल्यू भी पास करवानी होती है, तब हम क्वार्क्स का यूज करके, डबल स्टार क्वार्क्स का यूज करके हम हमें जितने भी चाहिए उतनी भी हम वैल्यू पास करवा सकते हैं की वैल्यू पेयर्स। फिर हमने स्कोप के बारे में पढ़ा कि स्कोप, ग्लोबल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल क्या है, बिल्ट इन स्कोप के बारे में देखा। फिर पाइथन के लेमडा फंक्शंस के बारे में देखा कि लेमडा फंक्शंस एक अनोनिमस फंक्शंस है, वो क्या करता है, वो लेमडा एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो ले लेता है, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही देता है, मतलब कि एक ऑपरेशन
सिर्फ एक ही कर सकता है, लेकिन उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स चाहे जितनी भी ले सकते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स ये भी हमने एग्जांपल थ्रू सीख लिया। उसके बाद हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस का देखा कि एक ही फंक्शंस के अंदर दूसरा फंक्शंस हमें रिटर्न करवाना हो, कॉल करवाना है एज एन आर्ग्यूमेंट, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा। फिर डेकोरेटर्स आया कि कभी कभी कोड के अंदर हमें फंक्शंस के अंदर का कोड को हमें चेंज नहीं करना होता है, लेकिन फंक्शंस का बिहेवियर चेंज करवाना होता है। तब क्या होता है, तब हम डेकोरेटर्स की मदद से उस फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसको कॉल करने के लिए हमें सिंपली जो भी फंक्शंस है वहाँ का जो भी फंक्शंस हो वहाँ पे सिंपली उसके ऊपर हमें एट द रेट और फंक्शन डेकोरेटर फंक्शंस का नेम लिख देना है। तो ये सिंपली यहाँ पे ये रन हो जाएगा। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक देखा कि रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन मतलब कि हमें एक ही फंक्शन, जो भी फंक्शन हमने बनाया है उसी का यूज हमें उस फंक्शन में करना होता है, तब हम रिकर्सन थ्रू उस फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमने कर लिया है एग्जांपल थ्रू कि फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालें, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमने सीख लिया है फंक्शंस के बारे में। अब क्या बाकी रह गया है, तो सो गाइस हमने फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आती है फंक्शंस के अंदर एक प्रैक्टिस करने की, उसके रियल लाइफ कोडिंग में कैसे करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्रू दी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कैसे कैसे हम फंक्शंस को यूज करके हम सारी ये सारी थियरी उसमें हम कैसे यूज करें और अच्छे से अच्छा मोर रीडेबल कोड और एक्सीलेंट कोड हम लिख सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें फंक्शंस अच्छे से पता चल जाए कि हम फंक्शंस में कब कौन सी चीज हमें यूज करनी है, ये सब हमें पता चल जाए। तो तब तक के लिए गाइस, ये वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट है, ये सब आप देखिए, पढ़िए, समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम सब अच्छे से अच्छा कोडर्स बन सके। तो गाइस, थैंक यू टिल वॉचिंग हियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न कोड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सी यू गाइस लेटर ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।